कभी सोचा है कि एक ऐसी भी सभ्यता हो सकती है जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही बड़ी और विकसित थी, लेकिन फिर हजारों सालों तक पूरी तरह से गुमनाम रही। आज हम उसी खोए हुए साम्राज्य की कहानी में उतरने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो दिख रहा है ना, ये कोई फिल्म का सेट नहीं है। ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। ये धोलावीरा शहर का मेन गेट है, जो आज से लगभग 4,500 साल पहले बना था। इसकी शान देखकर ही अंदाजा होता है कि हम कितने रहस्यमयी और कमाल के दौर की बात कर रहे हैं। और पता है, इस पूरे रहस्य के बीच एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सोच छिपी है। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल का ये मानना था कि ये समाज शोषण पर नहीं बल्कि आपसी तालमेल, आपसी सहयोग पर बना था। और यही बात इसे उस जमाने की बाकी बड़ी बड़ी सभ्यताओं से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की पहली महान शहरी सभ्यता थी, जिसके राज अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता अकेली नहीं थी। ये तो उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ही फल फूल रही थी। मतलब उस जमाने के एक ग्लोबल सुपर पावर ही थी ये। और जब इसके फैलाव की बात आती है ना, तो ये नक्शा देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के आसपास नहीं थी। अरे, इसका इलाका तो इतना बड़ा था कि मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दे तो भी उससे ज्यादा था। जरा सोचिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या था इनमें ऐसा खास, क्या चीज थी जो इन्हें इतना महान बनाती थी? इसका जवाब छिपा है इनके कमाल की इंजीनियरिंग और इनके समाज के ढांचे में, जो सच में देखने लायक है। इनके शहर देखिए, ऐसा लगता है जैसे आज के किसी मॉडर्न शहर का ब्लूप्रिंट हो। एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, और हर घर एक ढकी हुई नाली के सिस्टम से जुड़ा था। ये तस्वीरें बताती हैं कि इनकी अर्बन प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। और इनकी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना वो है मोहनजोदड़ो का ये विशाल स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ भी कहते हैं। इसे इतनी सफाई और सटीकता से बनाया गया था कि इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं रिसती थी। और पता है कैसे? इसके लिए इन्होंने नेचुरल डामर यानी बिटुमेन का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसका असली इस्तेमाल क्या था? यहीं आकर मामला दिलचस्प हो जाता है। ये सवाल आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक बड़ी पहेली है। क्या ये एक पब्लिक स्विमिंग पूल था, या किसी राजा महाराजा का पर्सनल पूल, या फिर यहाँ कोई खास धार्मिक अनुष्ठान होते थे? और पानी को काबू करने की इनकी काबिलियत सिर्फ इस ग्रेट बाथ्स तक ही नहीं थी। धोलावीरा में मिले ये बड़े बड़े जलाशय देखिए, ये दिखाता है कि वो कितने बड़े स्केल पर वाटर मैनेजमेंट करते थे। उस जमाने के हिसाब से ये सोचना भी कमाल है। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी इमारतों और जलाशयों को बनाया किसने, इन्हें चलाया किसने? वो थे आम लोग, कारीगर, किसान, व्यापारी। इन्हीं की मेहनत और नई नई सोच ने इस सभ्यता को ताकत दी। तो चलिए अब जरा उनके रोजमर्रा के जीवन और उनकी इकोनॉमी में झांकते हैं। एक तरफ वो विशाल जलाशय और दूसरी तरफ हमें मिलती है ये छोटी सी प्यारी सी मूर्ति, नमस्ते की मुद्रा में बैठी हुई। ये एक छोटा सा आर्ट पीस हमें याद दिलाता है कि इस महान सभ्यता के दिल में इंसान और उसकी कला ही बसती थी। इस पूरी सभ्यता की रीढ़ थी खेती। जौ, गेहूं, तरह तरह की दालें, सब कुछ उगाते थे ये। लेकिन, और ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरे यूरेशिया में पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बनाया। सोचिए, एक असली गेम चेंजर। तो वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि बहुत हुनरमंद कारीगर और जबरदस्त व्यापारी भी थे। ये जो खूबसूरत मन के दिख रहे हैं, ये गुजरात में मिलने वाले लाल रंग के कारेलियन पत्थर से बने हैं, और ये उनके सबसे कीमती एक्सपोर्ट्स में से एक थे। अब सवाल ये है कि हमें कैसे मालूम कि ये ट्रेड करते थे? इसका सबूत ये है कि बिल्कुल ऐसे ही मन के हजारों किलोमीटर दूर आज के ईरान में एक जगह है सूसा, वहां खुदाई में मिले हैं। ये तो सीधा सीधा सबूत है उनके इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स का। और इनका जो समुद्री व्यापार था, उसका स्केल तो बस पूछिए मत। लोथल में मिला ये डॉकयार्ड, जहां जहाज आकर लगते थे, ये 217 मीटर लंबा था।
अंदाजा लगाइए, 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लंबा। ये दिखाता है कि उनका ट्रेड कितना कितना विशाल था। अपने ट्रेड के लिए वो इन छोटी छोटी मोहरों का इस्तेमाल करते थे। इन पर जानवरों के चित्र बने होते थे और ऊपर कुछ निशान। ये निशान ही उनकी लिखावट है, उनकी स्क्रिप्ट। और यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और बस यहीं से हम कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंचते हैं। सवाल ये है कि इतनी एडवांस्ड, इतनी तरक्की की हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई, गायब कहाँ हो गई? देखिए, पहले एक थियरी थी कि शायद किसी ने हमला किया होगा, कोई युद्ध हुआ होगा, लेकिन लड़ाई का तो कोई खास सबूत मिला ही नहीं। आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसके पीछे असल वजह थी क्लाइमेट चेंज। नदियां सूखने लगीं, मौसम बदला, और इन्हीं वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे बिखर गई। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, इस सभ्यता का अंत किसी धमाके के साथ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग मर गए। हुआ ये कि लोगों ने धीरे धीरे शहरों को छोड़ दिया और वापस गांव की जिंदगी में लौट गए। वो खत्म नहीं हुए, बस उनका जीने का तरीका बदल गया। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ठीक है, उनके शहर तो मिट्टी में दब गए, लेकिन क्या उनकी संस्कृति, उनकी रीतियां, उनकी सोच, क्या वो भी पूरी तरह खत्म हो गई? या फिर आज भी वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच, हमारी परंपराओं में जिंदा हैं? ये एक सोचने वाली बात है।